arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। उसने अपना जीवन एक साधारण सैनिक के रूप में प्रारंभ किया और 1305 ईस्वी में अपनी योग्यता के बल पर वह पंजाब के सूबेदार के पद तक पहुंच गया। इतिहासकार लेन पूल के शब्दों में वह एक विश्वसनीय सीमा रक्षक, न्यायप्रिय तथा शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। सूबेदार के रूप में उसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के अनेक आक्रमणों को विफल किया, जिससे उसकी स्थिति मजबूत हो गई थी। उसने खुसरव खां के विरुद्ध विरोध कर उसे मार डाला एवं 8 सितंबर 1920 ईस्वी को स्वयं सुल्तान बन गया। गयासुद्दीन की विजय। वह एक योग्य प्रशासक ही नहीं वरन कुशल सेना नायक भी था। उसने वारंगल पर अधिकार, उड़ीसा विजय एवं मंगोलों पर विजय प्राप्त की। उसने बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। शासन संबंधी सुधार। कृषि। उसने भूमि कर में वृद्धि के स्थान पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप बहुत सी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया और सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई गईं। यातायात तथा संचार। गयासुद्दीन ने सड़कों की मरम्मत करवाई, कई पुल और नहरें बनवाई, डाक व्यवस्था में सुधार कर जल्दी डाक भेजने की व्यवस्था प्रारंभ की। सेना का प्रबंध। गयासुद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने, घोड़ों को दाग लगाने तथा उनका मूल्य निश्चित कराने का आदेश जारी किया। आज्ञा की अवहेलना करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की। न्याय सुरक्षा में सुधार। न्याय व्यवस्था का आधार कुरान के नियम और प्राचीन सिद्धांत थे। उसने राजकीय ऋण को वसूलने के लिए शारीरिक कष्ट देने की सजा को समाप्त कर दिया। उसने न्याय प्रबंध को संतुलित बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र जूना खां था। पिता द्वारा जूना खां की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के कारण वह उच्च कोटि का विद्वान बना। वह एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। गयासुद्दीन जब 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो उसने जूना खां को युवराज घोषित करके उलुग खां की उपाधि प्रदान की। 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। शासन संबंधी सुधार योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई और उन्हें कार्य रूप में परिणत किया। वह सदैव नवीन प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। दोआब में कर वृद्धि। अपने राज्य के प्रारंभिक काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में वृद्धि कर दी। संभवतः उसका उद्देश्य 5 से 10% तक आय में वृद्धि करना था और इसके लिए वह भूमि कर नहीं बल्कि मकानों, चारागाहों आदि पर कर बढ़ाना चाहता था। इस समय दोआब में अकाल पड़ गया। वर्षा न होने के कारण चारों ओर अनाज की अत्यधिक कमी हो गई। सुल्तान को वस्तु स्थिति की जब जानकारी हुई तब उसने कर वृद्धि के आदेशों को वापस ले लिया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार बाद में सुल्तान ने किसानों को बीज, बैल आदि दिए और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की, परंतु इसका कोई सुखद परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि देर से सहायता मिलने से लोगों ने इसका प्रयोग अपने पेट भरने के लिए किया। जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। कृषि में सुधार। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, जो दीवाने कोही के नाम से प्रसिद्ध है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य खेती उत्पादन में वृद्धि करना था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार सबसे पहले 60 वर्ग मील क्षेत्र की भूमि राज्य के अधिकार में ले ली गई। भूमि में विभिन्न फसलें बोई गईं। 3 वर्षों में लगभग 70 लाख टका खर्च किए गए। यह प्रयोग असफल रहा और 3 वर्षों बाद योजना बंद कर दी गई। राजधानी परिवर्तन।
मोहम्मद तुगलक ने राजधानी बदलने का निश्चय किया। उसने 1327 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। इतिहासकार ने राजधानी परिवर्तन के कई कारण स्पष्ट किए हैं। पहला, सुल्तान ऐसे स्थान को राजधानी बनाना चाहता था जो साम्राज्य के केंद्र में स्थित हो। दूसरा, दिल्ली उत्तर पश्चिम सीमा के निकट होने के कारण हमेशा मंगोल आक्रमण का भय बना रहता था। तीसरा, वह दक्षिण भारत में मुस्लिम सभ्यता का प्रसार करना चाहता था। सुल्तान ने दिल्ली के निवासियों को दौलताबाद जाने का आदेश दिया। उसने रास्ते में सुविधा के लिए सड़कों की मरम्मत करवाई, उसके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करवाया। फिर भी दिल्ली की जनता को कष्ट हुआ। दौलताबाद में दिल्ली की जनता रह नहीं पाई। जलवायु परिवर्तन होने एवं अपनी जमीन जायदाद दिल्ली में छूटने के कारण जनता असंतुष्ट हो गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद तुगलक को इतिहास में सिक्के ढालने वाला शासक कहा गया है। सुल्तान ने तांबे और पीतल के सिक्के चलाए क्योंकि वह विजय योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आय में वृद्धि करना चाहता था। सुल्तान का शाही कोष रिक्त था, वह उसे भरना चाहता था। उस समय सोने और चांदी की बहुत कमी थी, इसलिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सुल्तान के आदेश से सोने और चांदी की मुद्रा के समान ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया। जनता ने सोने और चांदी के सिक्कों को जमा करना प्रारंभ किया और तांबे एवं पीतल के नकली सिक्के बनने लगे जो चलन में आ गए, जिससे सांकेतिक मुद्रा का मूल्य गिर गया। व्यापारियों ने इस मुद्रा को स्वीकार करने से मना कर दिया। योजनाओं की असफलता को देखकर सुल्तान ने आदेश जारी किया कि जिस किसी के पास सांकेतिक मुद्रा हो वह खजाने में जमा करके उसके बदले सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त कर ले। योजना की असफलता का मुख्य कारण था कि सुल्तान ने टकसाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं किया। परिणाम स्वरूप कई घरों में टकसाल खुल गए और नकली मुद्रा चलन में आ गई, जिसने सांकेतिक मुद्रा के मूल्य को अत्यधिक कम कर दिया। विजय योजनाएं। सुल्तान महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए उसने सर्वप्रथम खुरासान एवं ईरान को विजय करने की योजना बनाई और एक विशाल सेना संगठित की, जिसमें 4,70,000 सैनिकों को भर्ती किया गया। वह अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सका और शीघ्र ही यह सेना भंग कर दी गई। दूसरी योजना मोहम्मद तुगलक ने काराजिल को जीतने की बनाई। उसने एक विशाल सेना को लेकर 1337 ईस्वी में काराजिल पर आक्रमण किया। उसे विजय भी प्राप्त हुई, परंतु भयंकर आंधी तूफान के कारण उसकी सेना को अत्यधिक नुकसान हुआ, इसलिए सुल्तान की यह योजना भी असफल हुई। तीसरी योजना के आधार पर 1337 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया। वहां के राजा द्वारा आत्मसमर्पण करने पर सुल्तान ने राजा को दुर्ग वापस कर दिए। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलता के कारण। योजनाओं का गलत क्रियान्वयन। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं सही थी, परंतु उनका क्रियान्वयन गलत तरीके से किया गया था। जैसे राजधानी परिवर्तन की योजना उचित थी, परंतु उसके लिए केवल दरबारी एवं पदाधिकारियों को दौलताबाद लाना चाहिए था। राजधानी के अनुरूप दौलताबाद धीरे धीरे विकसित हो जाता, परंतु दिल्ली की जनता को दौलताबाद भेजने की योजना गलत थी। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण का अभाव। सुल्तान द्वारा सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना उचित थी, लेकिन मुद्रा के निर्माण हेतु पर्याप्त सुरक्षा व नियंत्रण का अभाव था। मुद्रा पर राज्य का एकाधिकार होता है, पर सरकारी गुप्त चिन्ह होता है, जिसे सामान्यतः कोई भी मुद्रित नहीं कर सकता। मोहम्मद तुगलक ने कोई ऐसा सरकारी गुप्त चिन्ह नहीं बनाया था। फलतः कई घरों में टकसाल खुल गए थे और नकली सिक्कों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, जिसने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। योग्य परामर्शदाताओं का अभाव। समय के अनुकूल उचित परामर्श प्रदान करने के लिए मोहम्मद तुगलक के पास योग्य व्यक्ति नहीं थे, जो सुल्तान को उसकी योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित करवाने में सहयोग प्रदान करते। आकस्मिक परिस्थितियां। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करते समय अचानक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, जिन्होंने योजनाओं को असफल बना दिया। दोआब में कर वृद्धि की गई तो भयंकर अकाल पड़ गया। कराजिल पर विजय प्राप्त की तो आंधी तूफान ने सुल्तान की सेना को नष्ट कर दिया। खुरासान की आंतरिक परिस्थिति का लाभ उठाकर जब सुल्तान ने उस पर आक्रमण करने के लिए विशाल सेना तैयार की, तब तक खुरासान का आंतरिक झगड़ा समाप्त हो गया, अतः योजना असफल हो गई।
सुल्तान का चरित्र एवं स्वभाव। मोहम्मद तुगलक एक विद्वान व्यक्ति था और एक महत्वाकांक्षी शासक था, परंतु उसमें यथार्थवादिता की कमी थी। वह नई नई योजनाओं का निर्माण करता था, पर उन्हें व्यवहार रूप में परिणत करने की क्षमता का उसमें अभाव था। वह जल्दबाज व्यक्ति था और उतावलेपन में कार्य करने के कारण उसकी योजनाएं असफल हो जाती थीं। मोहम्मद तुगलक का चरित्र एवं मूल्यांकन। महान विद्वान। मोहम्मद तुगलक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह दर्शन, ज्योतिष, गणित, भौतिक विज्ञान और फारसी साहित्य का प्रकांड विद्वान था। उसमें लिखने और पढ़ने की विलक्षण प्रतिभा थी। मोहम्मद तुगलक को ज्ञान के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शासक होने के कारण अपने समय का अरस्तु कहा गया है। वह अपने दरबार में विद्वानों और साहित्यकारों का सम्मान करता था। बतेचाव उसके दरबार का प्रसिद्ध कवि था। प्रसिद्ध विद्वान अमीर हसन, देहलवी, इतिहासकार बर्नी और इब्न बतूता उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कुशल योद्धा एवं सेनानायक। वीर योद्धा एवं कुशल सेनानायक होने के कारण ही मोहम्मद तुगलक ने भारत की सीमाओं के बाहर के देशों को जीतने की योजना बनाई थी। उसकी अपनी सेना पर पूर्ण नियंत्रण था। उसने कराजिल को विजित किया, नगरकोट पर अधिकार किया एवं देश के भीतर होने वाले विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया। धार्मिक उदारता। मोहम्मद तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, किंतु उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उसने राजनीति एवं न्याय व्यवस्था में उलेमाओं के प्रभाव को समाप्त किया। इसलिए इतिहासकार बर्नी ने सुल्तान पर नास्तिक होने का आरोप लगाया। असफल शासक। मोहम्मद अपने विशाल साम्राज्य को संगठित नहीं रख पाया। अनेक प्रांतों ने विद्रोह कर दिया। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुई। बंगाल स्वतंत्र हो गया। उसके द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं जैसे दोआब में कर वृद्धि, कृषि सुधार, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और राजधानी परिवर्तन आदि सभी असफल रही। यद्यपि इसके लिए सुल्तान के स्वभाव एवं चरित्र के साथ साथ आकस्मिक परिस्थितियां भी उत्तरदायी थीं। क्या मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल बादशाह था? इतिहासकार एल्फिंस्टन ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक अपने समय का एक योग्य शासक था, लेकिन उसमें जो भी शासन करने के महान गुण थे वे सब व्यर्थ थे, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी बातों का सम्मिश्रण था जिसके आधार पर सुल्तान ने ऐसे कार्य किए जिससे यह प्रतीत होता है कि सुल्तान पागलपन से प्रभावित था। मोहम्मद तुगलक के निजी गुण को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति विद्वान था, परंतु एक शासक के रूप में उसकी शासन संबंधी योजनाएं असफल सिद्ध हुई। यह कहना भी उसकी योजनाएं पागलपन का द्योतक थी गलत है, क्योंकि उसकी योजनाएं पूर्णतः सही थी, परंतु योजनाओं का क्रियान्वयन गलत तरीके से किया गया। यह कहा जा सकता है कि सुल्तान की कुछ चारित्रिक कमियां उसकी योजनाओं की असफलता का प्रमुख कारण थी। सुल्तान पर इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया है कि जब उसके साम्राज्य में सर्वत्र विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी, उस समय विदेश विजय की योजनाएं बनाना मूर्खतापूर्ण था, परंतु दूसरे देशों को विजित करने की योजनाएं बनाना पागलपन नहीं था। ये इतना अवश्य है कि उसकी विजय योजना असफल हो गई। इसके लिए सुल्तान उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि बदलती परिस्थितियों के कारण खुरासान विजय योजना त्यागनी पड़ी। काराजिल अभियान सफल सिद्ध हुआ, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप ने विजय को असफल बना दिया। इसमें सुल्तान का कोई दोष नहीं है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहना अनुचित है। विरोधी तत्वों का मिश्रण। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का विचार है कि मोहम्मद के चरित्र में विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक योग था। उसमें सहनशीलता, संतुलन, व्यवहारिक बुद्धि, समय और उस व्यक्ति की सही पहचान एवं शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था। सुल्तान की योजनाएं सिद्धांततः ठीक होते हुए भी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वह जल्दबाज और गर्म मिजाज का था। वह अपनी योजनाओं के परिणाम निकलने की प्रतीक्षा किए बिना ही योजनाओं को छोड़ देता था और लोगों को दंडित करता था। वह शीघ्र ही असंतुष्ट हो जाता था। सुल्तान एक स्थान पर नम्र दिखाई पड़ता था और उसी समय दूसरे स्थान पर अहंकारी। उसके चरित्र में नम्रता, अहंकार, क्रोध तथा दयालुता का सम्मिश्रण था। निष्कर्ष। मध्य कुल के सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक एक योग्यतम व्यक्ति था। वह प्रतिभाशाली साहित्य प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता था। इस्लाम में विश्वास रखते हुए भी उसमें धर्मांधता, कट्टरता और संकीर्णता का अभाव था। उसमें अटूट पराक्रम और रणकौशल विद्यमान था।
वह न्यायप्रिय और दानशील शासक था। ब्राउन ने सुल्तान मोहम्मद की प्रशंसा की है। दिल्ली सल्तनत के शासकों के मध्य उसका प्रमुख स्थान है। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।